Good morning, dear friends. How are you? I hope you all are very good. सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और जो ये बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ये 12th बोर्ड बायोलॉजी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग, बीएससी, एमएससी और कंपटीशन एग्जाम में भी गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कीप वॉचिंग ऑल वीडियो, कंप्लीट वीडियो। ठीक है, तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। इससे जो पहले वाली क्लास के अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था और हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में यह पढ़ा था कि सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होता है जिसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं, और वो हम इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जरूर देखिए इससे प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल से कुछ सेल डिवीजन के द्वारा, ठीक है, सबसे पहले कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, फिर मियोसिस सेल डिवीजन होता है, उससे क्या बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्मेटिड्स, व्हाट इज स्पर्मेटिड्स? स्पर्मेटिड्स इज ए सेल, इज ए सेक्स सेल। ठीक है, फिर क्या होता है सेकंड नंबर पे, ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म, और इसे क्या बोलते हैं, इसे स्पर्मेटिलियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसे स्पर्मियोजेनेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि जनन तो भैया किसका हो रहा है, स्पर्म का ही तो हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, और शुक्राणु जनन किसके द्वारा हो रहा है? शुक्राणु पूर्व के विभेदीकरण द्वारा हो रहा है। स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन द्वारा या ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र जनन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? जिसे शुक्र जनन कहते हैं। What is spermatids? Spermatid is a cell. स्पर्मेटिड्स में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड तो होते हैं, परंतु फिर भी स्पर्मेटिड्स गैमेट्स का कार्य नहीं कर सकता है। स्पर्मेटिड्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड तो हो गए, हाफ तो हो गए, एन तो हो गए, लेकिन फिर भी जो स्पर्मेटिड होता है ना, वो गैमेट्स का अर्थात स्पर्म का, या हम कह सकते हैं कि जो ये शुक्राणु पूर्व बन तो गया, लेकिन फिर भी ये शुक्राणु का काम नहीं कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये हेवी वेट का होता है। क्या होता है? स्पर्मेटिड हेवी वेट का होता है और नॉन मोटाइल होता है, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं और साथ ही साथ वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स में न्यूक्लियस अपने वाटर को रिमूव करके कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। स्पर्मेटिड्स का जो केंद्रक होता है, देखो स्पर्मेटिड्स क्या है, आपको कितनी बार बोले स्पर्मेटिड्स, देखिए ये है स्पर्मेटिड्स, समझिए आप। स्पर्मेटिड्स कुछ नहीं है, एक सेल ही है सिर्फ। क्या है? एक सेल है, लेकिन ये सेल कैसी सेल है? ये हैप्लॉइड सेल है। इसमें क्रोमोसोम हाफ है, 23 क्रोमोसोम है इसमें, जबकि जो डिप्लॉइड सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो स्पर्मेटिड्स में जो इसका न्यूक्लियस है ना, स्पर्मेटिड्स में क्या है, जो इसका न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है स्पर्मेटिड्स में, न्यूक्लियस अपने वाटर को रिमूव करके कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। स्पर्मेटिड का जो केंद्रक है वो अपने जल को निष्कासित करके, जल को बाहर निकालकर क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या है? सिकुड़ जाता है या संकुचित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है? न्यूक्लियर शेप एंड ऑल क्रोमोसोम्स स्मॉल स्पेस में अरेंज्ड हो जाते हैं। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द वेट ऑफ मोटाइल स्पर्म। जो न्यूक्लियर शेप है, जो न्यूक्लियर शेप का मतलब क्या होता है? जो केंद्रकीय जो रस है या जो केंद्रकीय जो द्रव है, और जो जितने भी क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं इस
केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, वो एक स्मॉल स्पेस के अंदर, एक छोटे से क्षेत्र के अंदर क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द वेट ऑफ मोटाइल स्पर्म, यह बहुत ही आवश्यक होता है। मोटाइल स्पर्म, गतिशील स्पर्म के या गतिशील शुक्राणु का भार कम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर स्पर्म का वेट हाई होगा, ज्यादा होगा, तो वो ठीक प्रकार से मोशन नहीं कर पाएंगे, ठीक प्रकार से लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर दिया जाता है, जो स्पर्मेटिड्स है उसके न्यूक्लियर में से न्यूक्लियर सेप, उसके न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर सेप और जितना भी वाटर वगैरह है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो भी क्रोमोसोम है वो एक छोटे से स्पेस के अंदर अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, मोटाइल जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उस मोटाइल स्पर्म का क्या हो जाता है, वेट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ऑल अननेसेसरी सबस्टेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, i.e. RNA, ETC, ओनली DNA या जेनेटिक मटेरियल ही न्यूक्लियस में रिमेन्स रहता है। ऑल अननेसेसरी सबस्टेंस, सभी के सभी अनावश्यक जो पदार्थ है वो स्पर्मेटिड्स के केंद्रक में से निकाल दिए जाते हैं, जैसे RNA आदि को भी निकाल दिया जाता है। ओनली फॉर, यहां पर न्यूक्लियस में केवल DNA ही रहता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, एक अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। यही केवल क्या रहता है, न्यूक्लियस में अर्थात केंद्रक में शेष रहता है या रिमेन्स रहता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स लॉन्ग एंड नेरो फ्रॉम स्फेरिकल शेप्ड हो जाता है। जो केंद्रक का जो आकार है ना, क्या होता है, जो केंद्रक का जो आकार है वो जल में तैरने के लिए क्या हो जाता है, बदल जाता है, लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लॉन्ग मतलब लंबा हो जाता है, सकरा हो जाता है, नैरो मतलब सकरा हो जाता है, और गोलाकार हो जाता है। क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो भी पानी में आराम से तैर सके, इसलिए क्या हो जाता है, लंबा, सकरा और गोलाकार हो जाता है। फिर बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियस में तो जो होना था जो हो गया, न्यूक्लियस का शेप कैसा हो गया, नेरो हो गया। क्या हो गया, यहां पर नेरो शेप हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण, जो स्पर्म का जो सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, स्पर्म का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, स्पर्म का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है ना, स्पर्म का ये सबसे आगे वाला भाग, ये कैप के समान होता है, और इसे क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि सेल्स के अंदर बहुत से क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है, एक गोल्जी काय भी पाया जाता है। तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है, गोल्जी काय के द्वारा होता है। देखिए किस प्रकार से हो रहा है, आप ध्यान पूर्वक देखिए, मैं आपको समझा देता हूं इस डायग्राम के द्वारा। यहां पर ये क्या है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। स्पर्म का क्या है, ये न्यूक्लियस है, और स्पर्म के न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ बहुत सारी गोल्जी बॉडीज आकर इकट्ठी हो गई। गोल्जी बॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है, वैक्यूल्स के द्वारा होता है। छोटी छोटी क्या होती है, छोटी छोटी गुब्बारे नियमित संरचनाएं होती है, जिनको वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। एक वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होने लग जाता है। एक वैक्यूल है ना साइज में बढ़ने लग जाती है। देखिए ये एक वैक्यूल्स बड़ी हो गई, और इस एक वैक्यूल्स के अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स मतलब एक्रोसोमल कणिका का निर्माण होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स और ये वैक्यूल ये दोनों ही बढ़ने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जो एक्रोसोमल जो ग्रेन्यूल वाली जो वैक्यूल है ना, ये अटैच हो जाती है न्यूक्लियस के सबसे ऊपर वाले पार्ट में। क्या हो जाती है, ये अटैच हो जाती है।
फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर ये जो एक्रोसोमल जो ग्रेन्यूल है ये बड़ा होकर, साइज में बिग होकर क्या बना देता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, फिर ये एक्रोसोम एक केप के समान, एक टोपी के समान शुक्राणु को सामने की तरफ से घेर लेता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इस डायग्राम के ऊपर वापस डिस्कस करेंगे। देखिए आप ध्यानपूर्वक, स्पर्मेटिड्स एक सेल ही है और सेल्स के अंदर जैसे न्यूक्लियस है, जैसे साइटोप्लाज्म है, वैसे एक गोल्जी बॉडीज नाम का सेल ऑर्गन भी होता है। तो गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है बहुत सी वैक्यूल्स के द्वारा, छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, छोटी छोटी धानियां होती है, गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती है, उसके द्वारा होता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, गोल्जी बॉडीज की वन या मोर वैक्यूल्स साइज में इंक्रीज हो जाती है। गोल्जी बॉडीज की जो एक या एक से अधिक जो धानियां है ना, या जो वैक्यूल्स है, वो क्या हो जाती है, आकार में इंक्रीज हो जाती है, साइज में बढ़ने लग जाती है, जिसके अंदर डेंस बॉडी प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर एक डेंस बॉडी, एक सघन रचना का निर्माण हो जाता है। डेंस बॉडी मतलब एक सघन रचना या एक सघन काय का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, दिस ग्रेन्यूलेटेड वैक्यूल्स अटैच विद एपिकल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। यह जो ग्रेन्यूलेटेड वैक्यूल्स है, ये जो कणिका युक्त जो वैक्यूल या धानी है, यह कहां अटैच हो जाती है, यह न्यूक्लियस के एपिकल पार्ट से अटैच हो जाती है। जो ऊपरी पार्ट है ना, ऊपरी पार्ट, ये वाला ऊपरी सतह वाला पार्ट, इसे ही क्या बोल रहे हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, एपिकल पार्ट बोलते हैं। ये एपिकल पार्ट से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, एपिकल पार्ट से अटैच हो जाती है न्यूक्लियस के। ठीक है, द ग्रेन्यूल्स इंक्रीज साइज। अब ये धीरे धीरे जो ये ग्रेन्यूल्स है, ये साइज में क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ इट कॉल्ड्स एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। इसको अब किस नाम से जाना जाएगा, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाएगा, एक्रोसोमल कणिका के नाम से इसे जाना जाएगा। एंड इट फॉर्म द कोर ऑफ एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोमल जो ग्रेन्यूल्स है या जो एक्रोसोमल कणिका है, यह एक्रोसोम के कोर का निर्माण करता है, या हिंदी में कहें तो क्रोड का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, एक आधारी, एक छड़ का निर्माण कर देता है, कोड का निर्माण कर देता है। द फ्लूइड फ्रॉम वैक्यूल्स फ्लो आउटसाइड एंड इट्स मेम्ब्रेन कवर द एंटीरियर हाल्फ ऑफ प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक बाइलोब्ड कप। जो रिक्तिका का द्रव होता है ना, वो बाहर निकल आता है। इस रिक्तिका का द्रव क्या होता है, बाहर निकल आता है, तथा जो इसकी मेम्ब्रेन है, जो इस रिक्तिका की या इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, या जो कला है, या जो झिल्ली है, वो एक्रोसोमल कण तथा केंद्रक के आधे अर्धांश को, आधे गोले को, ठीक है, अग्र अर्धांश को, आगे वाले अग्र अर्धांश को द्विपालित टोपी के समान, द्विपाली, देखिए इधर आप, एक पाली ये रही टोपी की और दूसरी पाली ये रही, ठीक है, तो द्विपाली टोपी की तरह ढक लेती है। ठीक है, और इस दोहरे आवरण को ही क्या बोलते हैं, शुक्राणु की टोपी एक्रोसोम कहते हैं। तो यही तो बोल रहा है, देखो, द फ्लूइड फ्रॉम वैक्यूल्स फ्लो आउटसाइड एंड इट्स मेम्ब्रेन कवर द एंटीरियर हाफ ऑफ प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक बाइलोब्ड कप। बाइलोब्ड कप, कैप है ये, सॉरी क्या है ये, कैप है, बाइलोब्ड कैप। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो ये वैक्यूल्स है ना, जिसके अंदर क्या पाई जा रही है, एक्रोसोमल जो ग्रेन्यूल्स वाली जो ये वैक्यूल्स है, इसका जो फ्लूइड है, इसका जो द्रव है ना, वो क्या कर लेता है, केंद्रक के अग्र जो अर्धांश है उसको एक द्विपालित टोपी के रूप में क्या कर लेता है, ये ढक लेता है। ठीक है, और इस दोहरे आवरण को ही क्या बोलते हैं, शुक्राणु की टोपी या एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। द डबल लेयर्ड कवर इज कॉल्ड कैप ऑफ स्पर्म नेम एक्रोसोम। इस अपन बोल सकते हैं, इस डबल लेयर्ड
इस डबल लेयर्ड का मतलब क्या है, इस दोहरे आवरण युक्त जो ये टोपी होती है ना, जो केंद्रक को आगे से घेरे रहती है, इस टोपी को क्या बोलते हैं, इसको एक्रोसोम नाम दिया जाता है, इसको एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम हैव एंजाइम विच आर यूज्ड इज डिजोल्विंग एग मेम्ब्रेन इन फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान एग की मेम्ब्रेन को डिजोल्व कर देते हैं, गला देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस से अटैच हो सके, ठीक है। स्पर्मेटिड का सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल का बना हुआ होता है, ठीक है। स्पर्मेटिड के अंदर जो उसका तारक काय होता है ना, जो सेंट्रोसोम होता है, वो 2 किससे बना हुआ होता है, 2 सेंट्रियोल से बना हुआ होता है, 2 तारक केंद्रों से बना हुआ होता है। इसका तारक काय किससे मिलकर बना हुआ होता है, 2 तारक केंद्रों से मिलकर बना हुआ होता है। स्पर्मेटिड का जो सेंट्रोसोम होता है 2 सेंट्रियोल से बना हुआ होता है। अब देखो यहां पर क्या आया, सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी आया, फिर क्या आ गया यहाँ पर, कौन सा सेंट्रोसोम आ गया, क्या है ये, अरे बच्चों स्पर्मेटिड सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है, गोल्जी बॉडीज भी होगी, ठीक है, सेंट्रोसोम भी होगा, क्योंकि प्रत्येक जो एनिमल सेल होती है उसमें तारक काय तो होता ही है ना, सेंट्रोसोम तो होता ही है। और ये सेंट्रोसोम किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये 2 सेंट्रियोल से बना हुआ होता है। इसमें से एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बनाता है जो कि जस्ट न्यूक्लियस के पीछे ही अटैच हो जाता है, तथा जो दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल्स होता है वो दूरस्थ क्या होता है, तारक केंद्र कहलाता है, ठीक है। और वो कहाँ होता है, वो पीछे की तरफ होता है, वो टेल रीजन के अंदर पाया जाता है, पूंछ वाले भाग का वो निर्माण करता है और वहीं वो स्थित होता है। इसमें एक देखिए आप, इसमें से एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बनाता है, एक तो समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य करता है तथा दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है, दूरस्थ तारक केंद्र का कार्य करता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एक्सिस बना देता है स्पर्म की, तथा जो डिस्टल जो सेंट्रियोल होता है वह एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, जिससे टेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस डायग्राम को एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटिड्स से स्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर जो अननेसेसरी मटेरियल है जैसे वाटर, आरएनए, वो रिमूव हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस का शेप कैसा हो गया, स्फेरिकल, लॉन्ग और नेरो हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ, किसके द्वारा हुआ, गोल्जी बॉडीज के द्वारा हुआ। एक्रोसोम क्या है, एक बाइलोब्ड टोपी के समान एक बाइलोब्ड केप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं कुछ ऐसे जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग होता है उसकी मेम्ब्रेन को डिजोल्व करके उसमें क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, जिससे होकर स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ एंटर कर जाता है, एग के अंदर एंटर करके एग के न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। इसे ही तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि यहां पर जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड एक सेल ही तो है, सेल के अंदर क्या होता है, एक क्या होता है बच्चों, एक सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, एक तारक काय भी पाया जाता है, और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो एक सेंट्रियोल तो कहाँ अटैच हो जाता है, वो होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और वो जस्ट न्यूक्लियस के पीछे अटैच हो जाता है, ये रहा। और दूसरा वाला जो तारक केंद्र होता है ना, तो देखो जो ये जस्ट न्यूक्लियस के पीछे अटैच हुआ है ना, ये प्रोक्सिमल जो ये सेंट्रियोल जो अटैच हुआ है, ये तो एक्सिस का निर्माण कर देगा, स्पर्म की अक्ष बना देगा, इसकी क्या बना देगा, एक्सिस बना देगा, ये वाली, ये एक्सिस, ये जो दिख रही है आपको, ये क्या बना दी है, एक्सिस बना दी, ठीक है। फिर यहां पर क्या दिखाया नहीं गया है डायग्राम में, एक जो दूसरा वाला जो होता है वो होता है डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है, क्या कहलाता है, डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। ये मैं बना देता हूं यहां पर ये। और जो ये डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है ये किसका निर्माण करता है, ये एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, जिससे टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि क्या बनाती है, इसे मोटाइल बनाती है।
ठीक है। इसमें लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, इसमें इसके टेल के द्वारा ही होता है। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और मैं जो भी ये नोट्स बना रहा हूँ मैं इनके PDF फाइल बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप जैसे ही उसे टच करेंगे तो आप उनको डाउनलोड भी कर सकेंगे। सभी को थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।